हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले 11th। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप ऑल आर वेरी गुड। एंड आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रोबेबिलिटी। एज यू टोल्ड मी दैट कि मैम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ाना, सो मैंने आज स्टार्ट किया अपना प्रोबेबिलिटी। सो आई होप आप लोगों को कोनिक सेक्शन समझ में आ चुका होगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे कोनिक सेक्शन में, अपना पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला एंड सर्कल से रिलेटेड। तो मेन सर्कल और पैराबोला पर अपना फोकस रखना, क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ओके, सो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें पीएनसी आना चाहिए, और पीएनसी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो पीएनसी नहीं आएगा। व्हाट इज पीएनसी? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको नहीं आएगा तो पीएनसी का कोई यूज प्रोबेबिलिटी हम नहीं कर सकते। तो प्रोबेबिलिटी आने के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। हमने वो भी आराम से 2 से 3 क्लासेस लगा कर डिस्कस किया है। तो आई होप आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। जिन बच्चों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वीक है, आप लोग उसको पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, सो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्लास का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, मतलब मीनिंग की बात करें, प्रोबेबिलिटी बेसिकली किसी इवेंट के या किसी भी चीज़ के, हम जैसे इन जनरल अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं ना कि भाई इसकी क्या चांसेस हैं, इस चीज़ के होने के क्या चांसेस है। तो चांसेस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल वर्ड आ जाता है। तो चांसेस का मीनिंग प्रोबेबिलिटी ही होता है। तो आप कहते हो 100%, है ना, या 100% का मतलब है कि श्योर एक होता है कि 40% लग रहा है। तो 40% का मीनिंग क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 बेसिकली, मतलब 4/10। तो ये आप कहते हो कि 50% चांसेस है कि हो सकता है ये काम। तो 50% मतलब आधा प्रोबेबिलिटी है कि वो काम होगा कि नहीं होगा। तो जस्ट प्रोबेबिलिटी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हम जो अपना डेली लाइफ में यूज़ करते चीज़ें वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन में सबसे पहले अपने पास आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसको आप एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं और कभी कभी रैंडम एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो आपके हाथ में कॉइन दे दो, एक डाइस दे दो और पैक ऑफ कार्ड्स। यहाँ पर 3 मेन चलेंगे अपने। डाइस जो अपने को पता है 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, एंड कॉइन अपने को पता है जिस पर हेड और टेल लिखा होता है, एंड 52 पैक ऑफ कार्ड्स, जिसको क्या कहते हैं, कार्ड्स, ताश बोलते हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए कार्ड्स के बारे में, क्योंकि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए ना कि सूट्स होते हैं, आधे कार्ड जो है रेड होते हैं, आधे कार्ड अपने ब्लैक होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, उसमें हर सूट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। क्लियर है? तो वो 52 पैक ऑफ कार्ड्स, इन तीनों पर एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं। तो मैंने आपको कहा कि आपके हाथ में कॉइन दे दिया है, आप इसको उछालो। तो जैसे आप कॉइन को उछालोगे तो क्या आपको पता है कि उस पर हेड आएगा या टेल आएगा? नहीं ना। अब भाई जो क्रिकेट मैच होते हैं वो भी तो एक कॉइन उसको टॉस करते हैं ना, तो उनको भी नहीं पता होता ना। तो वो चांसेस 50-50 होते हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और उन्होंने कहा कि कौन बैटिंग करेगा और कौन बॉलिंग करेगा पहले, तो कुछ डिसाइड नहीं होता। सारा अपना किस पर, उनका जो टॉस चलता है उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसा तो नहीं होता ना पहले से इंडिया वालों को श्योर होता है कि भाई हम ही करेंगे बैटिंग, तो सारा डिपेंड करता है उस टॉस पे। तो वो प्रोबेबिलिटी है कि क्या चांसेस हैं। तो दोनों पार्टीज़ के आधे आधे चांसेस होते हैं कि हो सकता है इंडिया बैटिंग करे, हो सकता है अपना पाकिस्तान बैटिंग करे, राइट। सो सिमिलरली कि आपने जब एक कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या अपीयर हो सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, राइट। सो दीज आर योर रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब आपको पता ही नहीं है कि अपने जब भी उछाला कि क्या आएगा। सो दीज आर योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक डाइस को थ्रो किया, जब आप लूडो खेलते हो तो आप डाइस थ्रो करते हो, तो आप चाहते हो हमेशा आपका 6 आए, राइट, कि आप फटाफट से आगे बढ़ जाओगे। बट 6 आता है क्या? कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6 आता है ना। किसी किसी के बार बार 6 आते रहते हैं, तो वो चांस की बात है। तो ऐसा नहीं कि वो उसको पता है इसलिए 6 आ रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट है, दीज आर योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 कंडीशन, इट हैज़ मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम, राइट। कि आपके पॉसिबल आउटकम एक नया वर्ड आया। तो बेसिकली आउटकम से मीनिंग है कि जब आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आइदर हेड और टेल यू विल गेट। सो outcomes, these are your outcomes. Okay, it is not possible to predict the outcome in advance. It is not possible to predict the outcome in advance. ये possible ही नहीं है कि मैं पहले से predict कर लूँ कि अपना outcome ना head आने वाला है, no। या आपको मैंने ऐसे 52 पैक ऑफ कार्ड्स को मैंने ऐसे कि ऐसे करते हैं ना उसको, फिर आपको बोलूँ कि इसमें से एक कार्ड आप ड्रॉ करो, तो आर यू श्योर कि कौन सा कार्ड आएगा? नो।
तो हमें पहले से नहीं पता कौन सा कार्ड या कौन सा एक्सपेरिमेंट होने वाला है एंड मोर देन वन आउटकम है, तो दीज आर कॉल्ड योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, उसके बाद चलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस पे चलते हैं। अब सैंपल स्पेस क्या है? जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट हम बनाएं तो वो होता है अपना सैंपल स्पेस। अ सेट एस दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, इट इज इम्पॉर्टेंट, all possible outcomes of a random experiment is called a sample space and each outcome is called a sample point। ये बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए। तो जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो बेटा क्या क्या सैंपल स्पेस आएंगे? कॉइन को टॉस करने पर तो या तो आपको वो हेड देगा या फिर आपको वो टेल देगा। तो जब आपने एक कॉइन को टॉस किया तो यू हैव ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, तो आपका सैंपल स्पेस में कितने हैं? 2। तो इनको अलग अलग आउटकम को क्या कह देते हैं? सैंपल पॉइंट। ओके बालक, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द थ्रोइंग अ डाई, एक डाइस को थ्रो किया तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपने यहाँ पर लिख दिए। तो दिस इज योर सैंपल स्पेस। अब कोई बच्चे कहेंगे मैम ये भी तो हमारे आउटकम्स हैं, तो ये हमारा सैंपल स्पेस नहीं होगा व्हेन वी आर थ्रोइंग अ डाई? नो। क्या मैंने इसीलिए आपको यहाँ पर एम्फेसाइज किया ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल मतलब ऐसा नहीं कि 4 ले लिए 2 छोड़ दिए, सारे 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 लेने पड़ेंगे। ऑल पॉसिबल आउटकम्स वुड बी योर सैंपल स्पेस। क्लियर? 2 coins, 1 rupee coin, a 2 rupee coin are tossed once, find a sample space। छोटा सा एग्जांपल है, 2 कॉइन आपने, सॉरी 2 कॉइन्स, एक कॉइन 1 रुपी कॉइन है और एक 2 रुपी कॉइन है, आर टॉस्ड, है ना। तो एक बार दोनों को थ्रो किया तो फाइंड अ सैंपल स्पेस। क्या होगा? देखो 1 रुपये का कॉइन उस पर हेड और टेल डिफरेंट होते हैं और 2 रुपये का कॉइन उस पर हेड और टेल डिफरेंट होते हैं। ऐसा ही तो मानते हैं, राइट? कि हमारे पास दोनों कॉइन का डिफरेंस है हेड और टेल का। तो ऐसे लिखा हेड 1 और टेल 1, ये पहले कॉइन का है और दूसरे कॉइन का हेड 2 टेल 2, है ना। तो हेड 1 हेड 2 मिलेगा, हेड 1 टेल 2 मिलेगा, ठीक है। इस कॉइन पर हेड 1 आएगा तो दूसरे कॉइन पर हेड 2, इस कॉइन पर हेड 1 दूसरे कॉइन पर टेल 2, इस कॉइन पर टेल 1 दूसरे पर हेड 2 टेल 2, सॉरी टेल 1 और टेल 2। इसके अलावा कोई और पॉसिबल सिचुएशन बन सकती है? ये एक सैंपल मतलब एक सैंपल पॉइंट, एक सैंपल पॉइंट, एक सैंपल पॉइंट और एक सैंपल पॉइंट। तो हमारे पास टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं क्योंकि हम 2 कॉइन्स को एक साथ थ्रो कर रहे हैं। तो हमारे पास सैंपल स्पेस में क्या ऐसे लिखोगे? H1 H2, H1 T2, है ना, T1 H2 एंड T1 T2। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बातें? किस तरीके से हम बताएंगे कि ये हमारा टोटल सैंपल क्या है? सैंपल स्पेस, जब हमने एक 1 रुपी कॉइन और एक 2 रुपी कॉइन को टॉस किया है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स स्पेसिफाई एप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस। अ बॉय हैज़ अ 1 रुपी कॉइन and a 2 rupee coin and a 5 rupee coin in his pocket. He takes out 2 coins out of his pocket one after the other। वो कह रहा है कि आपका जो एक बालक है उसके पास एक 1 रुपी कॉइन है, एक 2 रुपी कॉइन है, एक 5 रुपी कॉइन है। देखो हमारे लिए कॉइन के लिए क्या सिचुएशन होती है? एक हेड होता है, एक टेल होता है। इसके लिए मैंने ले लिया हेड 2 टेल 2, इसके लिए ले लिया मैंने हेड 3 टेल 3। ठीक है, 3 कॉइन है तो तीनों पे हेड 1 टेल 1, हेड 2 टेल 2, हेड 3 टेल 3 लिख लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ही टेक्स आउट 2 कॉइन्स आउट ऑफ हिज पॉकेट। वो एक बार में अपने पॉकेट से 2 कॉइन निकालता है। ठीक है, तो इसका हमें सैंपल स्पेस बताना है। तो ऐसे देखा जाए तो कितने पॉसिबल सिचुएशन है? 1 आफ्टर द अदर, मतलब पहले एक कॉइन निकालता है और फिर दूसरा कॉइन निकालता है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है? टोटल सैंपल स्पेस की बात हो रही है। तो बेटा टोटल 3 कॉइन है, पहले उसने 3 में से एक कॉइन निकाला, तो 3 में से एक कॉइन निकालने का तरीका 3C1। भाई कोई सा भी कॉइन निकाल सकता है अपना, या तो हेड 1 टेल 1 वाला 1 रुपी कॉइन या 2 रुपी कॉइन या 3 रुपी कॉइन। ठीक है, कोई भी उसने एक कॉइन निकाल लिया तीन तरीके से। अब उसके पास 2 कॉइन बच गए अंदर, 2 में से कोई उसने एक कॉइन निकाल दिया,
2 में से उसने कोई एक कॉइन निकाल दिया, ठीक है, तो टोटल 6 कॉइन आ गए, सॉरी 6 तरीके से वो कॉइन चूज कर सकता है, क्योंकि तीनों कॉइन डिफरेंट डिफरेंट हैं। और क्वेश्चन ने बोला है वन आफ्टर द अदर, ऐसा नहीं उसने एक साथ 2 निकाले, एक निकाला फिर दूसरा निकाला, तो पहले 3 कॉइन थे, उसने कोई एक निकाला, तो तीनों में से कोई एक कॉइन आ सकता था, 3 तरीके थे, ठीक है, फिर उसने 2 बचे हुए 2 में से कोई एक कॉइन निकाल दिया, तो 6 तरीके से वो एक करके कॉइन निकाल सकता है, ठीक है। देयर आर 6 वेज, ओके। अब समझना कि अपने पास अल्टीमेटली 2 कॉइन है, अपने पास अल्टीमेटली अपने पास 2 कॉइन्स हैं। जब 2 कॉइन्स हैं तो कितने पॉसिबल सिचुएशन है, पॉसिबल आउटकम है 4, क्योंकि हम अभी आपको समझाने के लिए हेड 1 टेल 1 हेड 2 टेल 2 हेड 3 टेल 3 लिख रहे हैं, अदरवाइज हमेशा हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए कि मैंने सपोज आपको बोला कि आपने निकाला 1 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन, तो इधर से क्या क्या बनेगा सैम्पल स्पेस, H1 T1 सॉरी T2, H1 H2 T1 T2 और T1 H1, अभी बताया था T1 H2। अच्छा 1 और 3 आ चुके हैं तो इनके साथ अलग बनेगा, अच्छा फिर इसके साथ 2 और 3 आएंगे तो इनके साथ अलग बनेगा। इज इट क्लियर कि 2 और 3 आएंगे तो इनके साथ चीज़ें अलग बनेंगी। 1 और 3 आएगा तो बेटा क्या बनेगा अपने पास, 1 और 3 के लिए H1 H3 H1 T3 T1 H3 और T1 T3, ठीक है। अच्छा 2 और 3 आ गए तो यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास, 2 और 3 आ गए तो अपने पास बनेगा बेटा यहाँ पर H2 H3 H2 T3 T2 H3 और T2 T3। तो ये अलग अलग सिचुएशन है, ये 1 2 सेकेंड थर्ड फोर्थ 1 2 1 3 2 3 है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है क्या कि हमारे हमेशा हेड 1 टेल 1 की सिचुएशन में देखेंगे, हम इस तरीके से सोचेंगे कि जब 2 कॉइन अपने पास आते हैं, कोई भी 2 कॉइन, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4। जब 2 कॉइन अपने पास आते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने बेटा अपने पास 4, और ऐसी सिचुएशन कितनी बार हो रही है, 6 टाइम। ऐसी सिचुएशन कितनी बार हो रही है, 6 टाइम। तो हम यहाँ पर प्रॉपर लिखने के बजाय बस इतना बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे अपने क्या कि हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर यही लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो उसमें हम यही डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा, समझ में आया, सबको समझ में आ गया, चलो ठीक है बेटा, समझ में आ गया कि कैसे मैं काम करना है। तो यहाँ पे हमारे सारे के लिए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 24 बनेंगे, ओके। ये आपसे ऐसे पूछा नहीं जाएगा, काउंट में बात करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 वाइट बॉल्स। अच्छा जी, देखो यहाँ पर अब उसने दो बात की कि एक कॉइन इज टॉस्ड, है ना, एक कॉइन को टॉस करेंगे आइदर हेड और टेल, है ना, 2 सिचुएशन कैन अपीयर। सो वो कह रहा है वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग, उनके पास बॉल्स भी रखे, तो कह रहा है कि हमें हेड दिखता है तो हम एक बॉल ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, जिस बैग में 3 ब्लू बॉल है और 4 वाइट बॉल है, और टेल दिखता है तो हम क्या करेंगे, एक डाई या डाइस को हम रोल करेंगे। वी थ्रो अ डाइस, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले सपोज करो हमारा सैंपल स्पेस लिख रहा है, तो हम पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे, तो हमारा हेड आ गया, कॉइन पर हेड आ गया, तो हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर 3 ब्लू और 4 वाइट है, ठीक है। तो HB1 HB2 HB3, ठीक, और H वाइट 1 HW2 HW3 HW4। बच्चों का भी ये लग रहा होगा मैम कि हमारे पास ब्लू बॉल और वाइट बॉल जो हैं, या ब्लैक बॉल वाइट बॉल जो भी हैं, वो आइडेंटिकल होंगे तभी ऐसा करेंगे या डिस्टिंक्ट होंगे तब ऐसा करेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी में आइडेंटिकल डिस्टिंक्ट से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब मैं आपको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट नॉर्मल एक बात करते हैं। एक बैग है आपके पास, ठीक है, उस बैग में मैंने कहा कि आपके पास 5 वाइट बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है।
आइडेंटिकल, डिस्टिंक्ट, जो तुम्हारी मर्जी मानो। मैंने कहा कि एक वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, अभी अपने को प्रोबेबिलिटी का कोई फंडा नहीं पता, हम नॉर्मल अपने जो बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं ना उनकी लैंग्वेज में बात करें कि भाई आधी चीज़ वाइट है आधी चीज़ काली है, आपने एक बैग में हाथ डाला और एक बॉल निकाली, तो क्या चांसेस हैं? 50% चांसेस है ना, क्योंकि दोनों चीज़ें आधी आधी है नंबर में, है ना। 50% चांस है कि ब्लू बॉल आएगी या 50% चांस है कि वाइट बॉल आएगी, क्योंकि दोनों चीज़ उस बैग में आधी आधी थी। अच्छा, यहीं पर मैंने आपको एक बैग दिया जिसके अंदर 100 ब्लैक बॉल डाल दी और 2 वाइट बॉल डाल दी, 100 ब्लैक बॉल डाल दी और 2 वाइट बॉल डाल दी, तो अब बताओ ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी या वाइट बॉल? डेफिनेटली ब्लैक बॉल आने की। क्यों? कि भाई उस बैग में ब्लैक बॉल भरी पड़ी हैं। मतलब आप सोचो, खुद ही सोचो कि एक बैग के अंदर बोरा आपके पास, उसमें आपने 100 ब्लैक बॉल डाल दी और 2 वाइट बॉल डाली, तो आपने उस बैग में हाथ डाला और आपके हाथ में कौन सी बॉल आने के ज़्यादा चांसेस हैं? वाइट और ब्लैक। वाइट तो 2 ही हैं बेटा, ब्लैक बॉल बहुत ज़्यादा है, तो ब्लैक बॉल आने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट या आइडेंटिकल से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करें तो काउंटिंग पे चलती है। जितना नंबर काउंटिंग का ज़्यादा होगा उतनी प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, अदरवाइज कम हो जाती है। इसलिए ये हम तीनों सैंपल स्पेस और ये चारों सैंपल स्पेस में काउंट करेंगे। हेड आएगा तो अच्छा, टेल आया तो टेल के साथ कह रहा हम डाइस को थ्रो करेंगे, तो टेल 1 मतलब डाइस पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो ये हमारा टोटल सैंपल स्पेस है। देखा जाए तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6, टोटल 13 पॉसिबल आउटकम्स अपने किस में? सैंपल स्पेस में। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इवेंट की। देखो छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई जैसे खास बड़ी नहीं है। जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करके वैसा सही अपना इवेंट है। एन इवेंट इज डिफाइंड एज एन अकरेंस और सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल इन अ टॉस ऑफ अ कॉइन इट शोज हेड। मतलब अभी तक तो हम कह रहे थे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, कि कुछ भी आ सकता है। अब वो उसने स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन ने, या क्वेश्चन कोई आएगा कि आप एक कॉइन को थ्रो करते हो एंड यू आर गेटिंग अ हेड, दैट इज एन इवेंट। मतलब इवेंट क्या, एक तरीके से रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है, सैंपल स्पेस का ही पार्ट है ना। सैंपल स्पेस में ऑल पॉसिबल आउटकम है। अब क्वेश्चन आपको कह दे कि आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी कि जब आप डाइस थ्रो करोगे तो आपको 3 मिलेगा, दैट इज एन इवेंट। उस इवेंट के होने के चांसेस हमसे पूछे जाएंगे। तो जस्ट छोटी सी बात कि इवेंट है तो होता क्या है, यू शुड नो। स्कोरिंग अ 6 ऑन द थ्रो ऑफ अ डाई, विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ राफेल। मतलब कोई आपका कॉम्पिटिशन हो रहा है उसमें आप फर्स्ट प्राइज विन करोगे, दैट इज ऑल्सो एन इवेंट। बीइंग डेल्ट अ हैंड ऑफ 4 कार्ड्स विच आर ऑल क्लब्स। मतलब कह रहा है कि आप 4 कार्ड निकालते हो तो वो सारे के सारे क्लब आने चाहिए। क्लब पता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पेड क्लब, ये दोनों होते हैं, सॉरी नॉट ब्लैक कलर के, जिसको इसको बोलते हैं हुकुम, इसको बोलते हैं चूड़ी, और अपना होता है डायमंड और हार्ट, ये होते हैं हमने रेड कलर के, और ये ऐसे कहते हैं ईंट, ऐसे ब्रिक शेप में, ऐसे शेप में होता है, डायमंड इसलिए बोलते हैं, और हार्ट को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है। ठीक है, स्पेड का साइन कुछ ऐसे होता है, और सॉरी या और क्लब का साइन ऐसे होता है। एम आई राइट? है ना, ये दोनों ब्लैक होते हैं, ये दोनों रेड कलर के होते हैं। 13 होते हैं सारे, तो टोटल वी है 52। समझ में आ गया? ओके। In every case, it is set of some or all possible outcomes of the experiment। वही कह रहा है ना, मैंने बताया ना कि इवेंट क्या है, कि कोई एक स्पेसिफिकली अपना क्या है, सैंपल स्पेस से हमने उठा लिया, सम और ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, देयरफॉर इवेंट ए इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ए। जो हमारे सैंपल स्पेस में लिखे हुए इसका कोई एक सबसेट है, दैट इज एन इवेंट। If outcomes of an experiment is an element of A, we say that event A has occurred. If outcome of an experiment is an element of A, that we can say that an event A has occurred. So an event consisting of a single point, अब आ जाओ, ये कुछ specific अपने पास हैं कि an event consisting of a single point of S is called a simple or elementary event। मतलब हमारे सैंपल स्पेस में सपोज करो 6 पॉसिबल आउटकम है, तो जो इवेंट है उसमें सिर्फ एक ही आउटकम आता है, दैट इज अ सिंपल इवेंट और
एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, एक से ज़्यादा आएंगे उसको बोल देंगे कंपाउंड इवेंट, ओके। आगे लिख रखा फाई इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, फाई का मतलब क्या होता है, नथिंग, तो उसको एक मैथमेटिकल वर्ड दे दिया इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, नथिंग इज पॉसिबल लाइक दैट। सो और कैपिटल एस इज योर सैम्पल स्पेस, इसमें सारे के सारे इवेंट हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाय दिस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, क्लियर है। तो जो हमारे पास फाई किसको रिप्रेजेंट करता है, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो हो ही नहीं सकता, फॉर श्योर नहीं हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0, ठीक है। और कैपिटल एस डिनोट करता एंटायर सैंपल स्पेस, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी 1, डेफिनेटली वो तो होगा ही होगा, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं कंपाउंड इवेंट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट क्या बताया था कि जो हमारे सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स है, इंडिविजुअली हर इवेंट को हम क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट। तो किसी इवेंट में एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट हैं, दैट इज कॉल्ड योर कंपाउंड इवेंट, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड इवेंट। इफ ए एंड बी आर टू गिवन इवेंट्स, then A intersection B called compound event, okay, is denoted by A intersection B और A B और A and B, मतलब A intersection B बेसिकली कि A और B दोनों का कॉमन पार्ट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, ये नाम आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा वैसे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। कॉम्प्लीमेंट, ये वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है कि आप जिसको सुन के खुश हो जाते हो, ये उसका उल्टा है, मतलब कोई चीज़ जो हो रही है उसका निगेशन है ना, इसको डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश और नॉट ए, मतलब ए इवेंट हो रहा था तो नॉट ए, नॉट ए इज योर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, क्लियर बेटा। द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स विच आर इन एस बट नॉट इन ए, मतलब क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कुछ दे रखा होगा, ठीक है, ए कुछ दे रखा होगा, ए इसका सबसेट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज सेट सैंपल स्पेस में से उस इवेंट को माइनस कर दो। अपने सेट्स थ्योरी पढ़ी है, एस माइनस ए का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट है जो ए में प्रेजेंट नहीं है लेकिन एस में प्रेजेंट है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे सारे एलिमेंट को जो अपने ए में प्रेजेंट है। डन, ओके, सो दैट्स इट, क्लियर है। ओके, द इवेंट ए और बी, द इवेंट ए और बी, और मतलब कि ये भी आ सकता है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी, ए और बी, मतलब एक ऐसा इवेंट जो ए में हो सकता है या फिर बी में या फिर दोनों में, वो सारे के सारे यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो रिकॉल दैट यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय कंटेन्स ऑल द, डिनोटेड बाय बेसिकली यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, वी नो दैट थिंग। सेट थ्योरी बेटा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में बहुत चलेगी, सेट थ्योरी बहुत सारे क्वेश्चन सेट थ्योरी से साथ में होंगे। तो ये ए और बी, तो यहाँ पर ए यूनियन बी का मतलब कि विच आर प्रेजेंट इन ए और इन बी और इन बोथ, आइदर ए आइदर बी और इन बोथ, डन है। अच्छा, फिर आता है अपना द इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी का मीनिंग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है कि इवेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ, तो ए एंड बी, दिस इज योर पार्ट, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए एंड बी बस हमें पता चल गया कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए एंड बी, द इवेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ ओनली, जो दोनों में प्रेजेंट है बस वही हमारे ए एंड बी में आएंगे, अदरवाइज हम इवेंट नंबर्स को नहीं लेंगे। डन। द इवेंट ए बट नॉट बी, इसका मीनिंग क्या है, इवेंट ए बट नॉट बी, तो ए माइनस बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बट जो बी में प्रेजेंट है वो नहीं लेंगे, तो ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी इसको बोलते हैं। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ए में से बेटा बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दिस इज योर ए माइनस बी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो हमने वाइट वाला बनाया है चेक, ये है क्या कि हमने ए में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, दिस इज योर ए माइनस बी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए बट नॉट बी, तो ए माइनस बी, तो ए इवेंट में से उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जो बी और ए दोनों में प्रेजेंट थे, क्लियर। इसके साथ साथ आ सकता है बी बट नॉट ए, हमने नहीं लिखा यहाँ पे, साइड में हम लिख सकते हैं स्टार मार्क करके बी बट
नॉट ए। इसका मीनिंग क्या है, बी माइनस ए। यहाँ से देखा जाए तो ये बी है, ये ए है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट, ये सारे एलिमेंट को हम कंसीडर करेंगे। बी में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, तो इसको मैथमेटिकली इस तरीके से देखें तो सेट बी में से, है ना, तो हम ऐसे काम करते हैं ना सेट के लिए, सेट बी में से वो एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो इन दोनों में प्रेजेंट हैं। इन द सेम वे हम यहाँ पर बात करें एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, समझ में आ गया कि ए बट नॉट बी। सारा सेट थ्योरी चल रहा अपना। ओके, नाउ कम टू एन एग्जांपल। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। रोलिंग अ डाई, ओके, ए की डाइस को थ्रो करने की बात कर रहा है यहाँ तक। चलो, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखो। जब आप एक डाइस को थ्रो करोगे तो 1 2 3 4 5 6 दीज आर योर प्राइम नंबर, सॉरी दीज आर योर टोटल सैंपल स्पेस। इवेंट ए कह रहा है कि हमारा गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो ऐसा नहीं 3 5 7 सब लिख दो। इसी एक्सपेरिमेंट में जो हमारे प्राइम नंबर हैं, तो क्या 1 प्राइम नंबर होता है, किसी को पता है क्या? जी नहीं। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो हमारा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये इवेंट है जिसमें प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। इस तरीके से हमने इवेंट बनाया, ठीक है। 2 इज द ओनली वन प्राइम नंबर विच इज इवन, अदरवाइज ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड, है ना। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को प्राइम नंबर की कहानी नहीं पता होता। 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, नीदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट, है ना बेटा, ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। सो ए है अपना 2 3 5। आगे कह रहा है बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। अच्छा जी, चलो जी, तो बी इवेंट को लिखा गया है यहाँ पर, बी क्या अपना गेटिंग एन ऑड नंबर, तो यहीं से लिखेंगे दैट इज 1 3 ओके 5। अब आगे काम कर रहा है कि हमें पहले बताना है ए और बी। तो ए और बी का मतलब क्या था बेटा, ए यूनियन बी, और यहाँ से लिखेंगे मतलब वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है ना, और उन दोनों का कॉमन। तो एक सेट में इतना भी पता होगा कि एक सेट में एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते, हर एलिमेंट अपने आप में यूनिक होता है ना। 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 5 आ चुका है, ऐसे 3 3 5 5 नहीं लिखेंगे। ओके, सो 1 2 3 5 इज योर ए यूनियन बी। तो ये हो चुका है। सेकंड हमें बोला गया है इसमें ए एंड बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों से कॉमन जो लेंगे, तो कॉमन में देखा जाए तो 3 और 5। ओके, मतलब हो क्या, एक तरीके से आप यहाँ पर ऐसे सोचा जाए कि हम इसको प्रॉपर ऐसे बनाते हैं कि ये मेरा इवेंट ए है, ये मेरा इवेंट बी है, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है। तो इवेंट ए के अंदर और बी के अंदर देखो दोनों में 3 और 5 है, तो 3 5 यहाँ पर मूव करेंगे, इसमें यहाँ पर 2 रहता है, इसमें यहाँ पर 1 ओनली 1 रहता है। तो 1 2 3 5 और 4 और 6 यहाँ हवा में घूम रहे हैं। क्लियर, ऐसे भी यू कैन सी, बट ऐसे आना चाहिए। तो ए यूनियन बी हो चुका है। तीसरा कह रहा है ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी मतलब ए माइनस बी। इसका मीनिंग क्या था कि ऑल इवेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। तो हमें ए के सारे वो एलिमेंट चाहिए जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो बी में 3 और 5 है तो इनको नहीं लेंगे 2। तो या फिर ऐसे सोचो कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें कॉमन पार्ट को, कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में कितने बेटा 2 3 5 और उनके इंटरसेक्शन में कितना है 3 5। तो क्या बचेगा ओनली अपने पास 2। और वो मैं वैसे भी साफ दिख गया था, ये वाला पार्ट अपना होता है ए बट नॉट बी। तो उसमें कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है। फोर्थ वन है नॉट ए, नॉट ए। तो ये क्या है बेटा अपना नॉट ए मतलब सैंपल्स में से माइनस कर देंगे ए को, दैट इज योर कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। नॉट ए को क्या बोलते बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर है सैंपल स्पेस में से ए को माइनस कर देंगे। तो सैंपल स्पेस क्या है अपने पास 1 2 3 4 5 6 यही है बेटा, है ना। और ए एलिमेंट इवेंट क्या है 2 3 5। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 1 2 3 नहीं मिलेगा, 4 5 नहीं मिलेगा, 6।
तो दिस इज योर नॉट ए, मतलब जो ए में प्रेजेंट है सैंपल स्पेस में से उसको माइनस कर दो तो यू विल गेट योर नॉट ए। क्लियर, सिंपल था, सारा कुछ लिखना सीख गए आप लोग। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या बताता है बेटा अपने को कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। इधर आ जाओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देखो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो दो ऐसे इवेंट जिनका हम इंटरसेक्शन लें तो हमें फाई मिले, जिनका हम इंटरसेक्शन लें ए इंटरसेक्शन बी करने पर हमें क्या मिल जाए, फाई। उन दो इवेंट्स को क्या कहते हैं बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इतनी बात क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर लिखा है टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट, ये इनके अलग अलग नाम है, ठीक है, और डिसजॉइंट और इनकॉम्पेटिबल, मतलब आपको गलती से कभी मिल जाता है डिसजॉइंट सेट्स, मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स को बोलता है, या फिर इनकॉम्पेटिबल। तो इन इवेंट्स को टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द अकरेंस ऑफ वन precludes, basically rules out, occurrence of one event rules out the simultaneous occurrence of the other, मतलब एक के occurrence होने से दूसरे की occurrence होने पर फर्क नहीं पड़ रहा। कहने का मतलब है कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है बेटा अपना, उसमें जो एलिमेंट है वो कितने होंगे, 0। उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो एक के अकर हो गया है तो दूसरे उसमें से अकर नहीं हो सकता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेम एक्सपेरिमेंट पे होती हैं, ये थोड़ी सी बड़े लेवल की बात चले जाती है। आपके प्रोबेबिलिटी जो बेटा 12th क्लास में भी आएगा तो वहाँ पर हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं, तो थोड़ा सा ना से बिल्कुल इन दोनों के बीच में एक फाइन लाइन का डिफरेंस है, बहुत पतली सी लाइन का डिफरेंस है इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली में। तो अभी मैं इंडिपेंडेंट डिस्कस नहीं करूँगी, पहले हम सिंपल डिस्कस करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो कोई भी दो इवेंट, एक ही एक्सपेरिमेंट के कोई भी दो इवेंट आप पिक करते हो और उन दोनों के इंटरसेक्शन कितना है, 0, 5, तो इसको कहेंगे भाई दोनों अपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इन सिंपल वर्ड्स। डन है कि दो इवेंट हमने लिया एक ही एक्सपेरिमेंट के और उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो बोथ आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इनको हम शॉर्ट फॉर्म में ME लिख करके चलेंगे, तो घबराना नहीं कि व्हाट इज ME, ठीक है। Consider the example choosing numbers at random from the set 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इवेंट ए उन्होंने लिख दिया है सिलेक्शन ऑफ अ प्राइम नंबर, तो इवेंट ए हमने बनाया सिलेक्शन ऑफ अ प्राइम नंबर फ्रॉम दिस सैम्पल स्पेस, तो 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, दैट्स इट। सो इवेंट ए वी हैव रिटन दिस इज 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है सिलेक्शन ऑफ अ प्राइम नंबर। ओके, सेट बी क्या कहता है, इवेंट बी सिलेक्शन ऑफ एन ऑड नंबर, तो स्टार्ट कर दो वहाँ से 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। एंड इवेंट सी इज द सिलेक्शन ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर क्या है, 2 तो है ही नहीं, 4, 6, 8, 10, 12, अपनी मर्जी से नहीं लिखना, हमारे लिए जो सैम्पल स्पेस दिया है उसी में से हमें सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, उसी में से हमें अपने सारे इवेंट्स क्रिएट करने, ठीक है बेटा। ओके, आगे कह रहा है अब इन दोनों में देखो, मैंने आपको बोला कि ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी लेते हैं और बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं, अब इनमें पता चल जाएगा। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी की बात की मैंने, तो क्या मिलेगा, इन दोनों में से इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, अरे बहुत सारा आ रहा है, 3, 5, 7, दैट्स इट। नो, 11 इज ऑल्सो हियर, ठीक है, 3, 5, 7, 11, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी की बात की इस और इसको, तो यहाँ पर सारे ऑड नंबर, यहाँ पर सारे इवन, तो ये आ रहा है अपना 0, ठीक है। और बी इंटरसेक्शन सी की बात किया, ओके, तो यहाँ पर भी सारे, ये तो वैसे भी अपने पास 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि बी सेट क्या है अपना, बी इवेंट क्या है, इवेंट ऑफ ऑड नंबर, और सी क्या है, इवेंट ऑफ इवन नंबर। इन दोनों में तो आपस में कभी कुछ कॉमन होता ही नहीं है, तो यहाँ पर ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड बी एंड सी अपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। सो ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज नन ऑफ द नंबर्स इन दिस set is both prime and even, but A and B are not mutually, A and B are not mutually exclusive, क्योंकि इन दोनों में बहुत कुछ कॉमन आ चुका है ना, क्योंकि some numbers are both prime and odd, that is 3, 5, 7, 11, so A intersection B हमने लिखा है, तो A, C and B and C are mutually exclusive, so this is the way to find out कि कौन सा अपना इवेंट mutually exclusive होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, ये सैम्पल स्पेस है, तो A और B ऐसा कुछ दे रखा है, इसका मतलब both are your इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डन है। ओके, फिर आता है अपना इक्वली लाइकली इवेंट्स।
इक्वली लाइकली इवेंट्स की हम बात करें तो जैसे मैंने बोला कि आप हमारे पास डाइस है, डाइस को थ्रो करो तो 1 2 3 4 5 6 सबके आने का चांसेस इक्वल है। ऐसा तो नहीं कि 2 की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है या 6 की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। बच्चे कहेंगे हाँ मैम 6 की है, बट आपके हाथ में तो नहीं है ना, जितनी बार 2 आ सकता है उतनी बार 6 आ सकता है। तो सारे अपने इवेंट्स जो है इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, तो इन इवेंट्स को बोलते हैं इक्वली लाइकली। तो जो हमारे ऑलरेडी जो बने हुए हैं ना नेचुरल, जो जैसे कॉइन है, एक पर हेड और एक पर टेल होता ही होता है, तो इनको बोलते हैं, एक वर्ड अपने सामने आएगा अनबाइज्ड, है ना, और एक आएगा बाइज्ड। हम डेली लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं ना, भाई ये तो बाइज्ड है। भाई कोई अपने सिबलिंग्स के साथ घूमने जा रहे हैं ना, तो उसके भाई ने बोला कि मुझे तो उधर ही जाना है किसी नई जगह पे, छोटे भाई ने, तो अब उसके दोस्त कह रहा है कि तू किधर जाएगा, तो भाई वो तो बाइज्ड है ना, अपने भाई के साथ ही जाएगा। बाइज्ड मतलब कि वो हमने मॉडिफाई किया, एक अनबाइज्ड है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अनबाइज्ड तो मतलब कि जो नेचुरल है, जैसे हेड पर कॉइन पर हेड और टेल होता है, डाइस पर 1 2 3 4 5 6 होता है, बट बाइज्ड जब आ जाएगा, बाइज्ड, तो यहाँ पर बाइज्ड का मतलब होगा कि आपने खुद मॉडिफाई कर दिया। हो सकता है कि आप दोनों साइड कॉइन के हेड बना दो, दोनों साइड टेल बना दो, अपना डाइस को भी चेंज कर दो कि 3 साइड्स पर आप 1 बनाओ, 2 साइड्स पर 2, 1 साइड पर 3, यू कैन डू एनीथिंग, दैट वुड बी योर बाइज्ड थिंग। तो बाइज्ड थिंग में इवेंट्स जो है इक्वली लाइकली होना थोड़ा मुश्किल होता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। बट जो हमारे अनबाइज्ड होते हैं तो वहाँ पर हमारे इवेंट्स मोस्टली इक्वली लाइकली होते हैं। सो इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स व्हेन ईच इवेंट इज एज लाइकली टू अकर एज एनी अदर इवेंट। वही मैंने बताया कि आप हेड निकाल कॉइन को थ्रो करोगे तो हेड आए या टेल आए, दोनों अपने आप में अकर होने की सेम पोजीशन पे, या तो हेड आ सकता है टेल आ सकता है, तो बोथ इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। सिर्फ इतना सा इसमें अपने को याद रखना है कि एज लाइकली टू अकर एज एनी इवेंट। नो दैट द टर्म एट रैंडम और रैंडमली मीन्स ऑल पॉसिबिलिटीज आर इक्वली लाइकली। जो हमने बताया था फर्स्ट स्टार्टिंग में रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो वो ये कह रहा है कि जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा होता है इसका मीनिंग ये क्या है कि हमारी इवेंट्स कैसे बेटा इक्वली लाइकली। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कितना आ गया, ओके। इससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ एग्जॉस्टिव रहता है अपना। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली। एग्जॉस्टिव इवेंट्स की हम बात करें, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कि हमारे पास सैम्पल स्पेस है, उस सैम्पल स्पेस से सपोज करो मैंने 3 इवेंट बनाए A B and C, उन तीनों का यूनियन लेने के बाद मुझे पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस मिल जाता है, तो इसका मतलब A B C तीनों इवेंट्स को कंबाइंडली बोलेंगे कि दीज आर योर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं है कि आपने एक सैम्पल स्पेस ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक सेट A ले लिया मैंने, क्या ले लिया 1 3 4, एक B सेट ले लिया मैंने 2 4 5 6, ठीक है। तो मैंने A यूनियन B लिया तो देखो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6, सारा मिल गया। तो A एंड B आर योर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ऐसे लिख दो प्रॉपर। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्लियर है? इनको क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? तो सैम्पल स्पेस दे रखा है 1 2 3 4 5 6, सेट ए दे रखा है 1 3 4, बी 2 4 5 6। अब इन दोनों में देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करें बेटा तो क्या मिलेगा, क्या बोलते हो, ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा 4 ओनली, या सो दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट दिस इज योर एग्जॉस्टिव इवेंट। सो सारे अपने आप में अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एग्जॉस्टिव होना चाहिए या एग्जॉस्टिव है तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो देखो इवेंट्स A B C and up to N are said to be exhaustive events if no event outside this set can result as an outcome of an experiment। बड़ी भारी लैंग्वेज हो चुकी है ये, है ना, तो इसका मीनिंग वही कहना चाह रहा है, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है कि हम जब सबका यूनियन करें तो हमें पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट सैम्पल स्पेस मिल जाए। मतलब कोई भी बाहर का इवेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको यूज़ करके हमें अपना सैम्पल स्पेस मिले।
For example, if A and B are two events defined on a sample space S and A and B are exhaustive, then A union B करने पर हमें मिलेगा sample space. वो हमें पता है कि sample space की probability क्या होती है, हमेशा 1. वो मैंने आपको बताया. sample space मतलब वो event होगा ही होगा, तो उसके होने की probability 1. Clear है guys? समझ में आ चुका है. तो बस इतना अपने को याद रखना है कि कोई भी दो इवेंट है उनका हम जब यूनियन ले और हमें पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस मिल जाए तो वो हमारे कैसे हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स. क्लियर. थ्रोइंग एन ऑड टोटल और थ्रोइंग एन इवन टोटल विद अ पेयर ऑफ डाइस इन अ सिंगल थ्रो आर एग्जॉस्टिव. कैसे पता चला? अच्छा, जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे, किसी के दिमाग में है आइडिया कितना सैम्पल स्पेस बनेंगे? 2 डाइस थ्रो करें, एक डाइस को थ्रो करने पर 6 बनता है, तो 2 डाइस को थ्रो करने पर 12? नो, 36. हाउ? पहले डाइस पर 1 आया तो दूसरे डाइस पर 1 2 3 4 5 6, तो 1 पहले डाइस पर है तो दूसरे डाइस पर सारे 6, तो 6 बन गए 1 के साथ. अब पहले डाइस पर 2 आ गया, दूसरे पर 6 आएंगे तो 6, फिर से 6, तीसरे के लिए 6, तो 6 प्लस 6 टाइम, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36. मतलब ये बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. ये तो अभी 6 बने हैं. ठीक है, फिर इसके साथ बनेंगे अभी यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 एंड 2 6, है ना. ऐसे करते करते ये बनेगा अपना 6 1 6 2 6 3 एंड सो ऑन 6,6. तो टोटल आप इनको काउंट करेंगे, दिस इज 36. अब वो कह रहा है कि थ्रोइंग एन ऑड टोटल, मतलब हम इनको ऐड करें नंबर्स को, तो एक इवेंट बनाया थ्रोइंग एन ऑड टोटल. अब अपने को पता है कि या तो नंबर्स का सम इवन होता है, नंबर्स का सम ऑड होता है, इसके अलावा कुछ होता है क्या? 0 आएगा नहीं. तो आइदर इवन और ऑड यू विल गेट, है ना. ये छोटी छोटी सी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप, जब मैंने बोला कि 1 से 10 तक में 5 इवन हैं, तो नंबर ऑफ ऑड कितने होंगे? 5. हर इवन के बाद ऑड आता है, हर ऑड के बाद इवन आता है. तो यहाँ पर आपकी कॉन्जिक्यूटिव चल रही है 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7. तो हमने आधे नंबर यहाँ रख दिए और आधे नंबर यहाँ रख दिए. 36 टोटल अपने पास नंबर्स हैं, जिसमें से 18 अपने ऑड में आएंगे, 18 अपने इवन में आएंगे फॉर श्योर. तो वो यहाँ पर रख दिया. इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस मिलेगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस A एंड B आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो इन दोनों में तीन में डिफरेंस क्रिएट हो गया. एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या है? उन दोनों एक्सपेरिमेंट का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए बेटा? 5. ठीक है. एंड सेकंड, इक्वली लाइकली की हम बात करें तो हमारे को जो इवेंट हो रहे हैं वो इक्वली लाइकली होंगे जब अपना उन पर जो क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं. मतलब ऑलरेडी हमें पता है कि एक कॉइन पर हेड और टेल होता है, तो दोनों इक्वली लाइकली इवेंट है. वो हमें अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि दोनों के अकरेंस होने की जो है ना, अकरेंस होने का दोनों का सेम इम्पैक्ट है. फिर हम बात करें एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में. तो जितने भी अपने पास इवेंट्स हैं उन सब का यूनियन करने के बाद हमें अपना पूरा सैम्पल स्पेस मिल जाता है. इट मीन्स कि हमारा जो सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको कंबाइंडली क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स. डन है बेटा? क्लियर है? चलो, छोटा सा ये अपने पास है, इसमें देखो एक एक करके हम बात करते हैं. ठीक है. थ्रोइंग ऑफ अ डाई, अपने पास टोटल 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं, है ना. और धीरे धीरे बात करेंगे कि एक डाई को आपने थ्रो किया तो उसने ये इवेंट्स बना रखे और फिर बाद में पूछ रखा है इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव. कोई चीटिंग नहीं करेगा, पहले सुन लो. तो मैंने बोला कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या है? डाइस को थ्रो करेंगे. ठीक है. तो सैम्पल स्पेस यहाँ पर लिख लो अपने पास 1 2 3 4 5 6. ओके. तो ए इवेंट क्या है? थ्रोइंग एन ऑड फेस, तो 1 3 5. थ्रोइंग अ कॉम्पोजिट फेस, तो कॉम्पोजिट का मीनिंग सबको पता है. जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो कॉम्पोजिट होते हैं. बट 1 पर हमेशा याद रखना, नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम. ठीक है. तो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 वहाँ से देखा जाए, 5 नहीं है, 6. तो 4 एंड 6 ओनली 2 कॉम्पोजिट फेस. इन जनरल मतलब हम बात करें कॉम्पोजिट के बारे में, देखो बहुत आपको हेल्प करेगा ये 12th में प्रोबेबिलिटी. जब आप करोगे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना प्रोबेबिलिटी के, तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बेसिक्स ही मेन है. आगे तो अपना एक बस ऐसे ही है कि उस पर डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. सो कॉम्पोजिट का मीनिंग होता है कि हमारे किसी भी नंबर के 3 फैक्टर होने चाहिए. एक 1 और एक वो खुद नंबर, एक एक्स्ट्रा.
मतलब इस तरीके से देखा जाए कि वो नंबर 1 से हमेशा डिविजिबल है और खुद से हमेशा डिविजिबल है, राइट। तो उन दोनों के अलावा कोई और एक फैक्टर होगा तो दैट वुड बी योर कॉम्पोजिट। जैसे हम 3 की बात करें तो 3 1 इंटू 3 होता है, तो ये प्राइम है। अच्छा 4 की बात करें तो ये क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 2, तो और 4 भी हम मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 इसके फैक्टर्स हो गए 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिविजिबल है, राइट। 6 तो 1 2 3 और 6 मतलब कितने सारे फैक्टर्स हो रहे हैं। तो यस 4 एंड 6 योर कॉम्पोजिट फेस। अब इन दोनों का हम यूनियन लेंगे बेटा, इन दोनों का यूनियन लेने पर हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा क्या, 2 चला जाएगा, तो दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है, तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ओके। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर कोई इवेंट साथ में आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ 1 3 5 4 6, तो यस इट इज योर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब बात आती है इक्वली लाइकली, क्या ये दोनों इवेंट इक्वली लाइकली हैं, कैसे देखोगे। अब आ जाओ, एक इवेंट में 3 नंबर हैं 1 3 5 और एक इवेंट में 2 ही नंबर है 4 एंड 6, काउंटिंग से मैटर करेगा। एक इवेंट में 3 नंबर है 1 3 5 और एक इवेंट में सिर्फ 2 ही नंबर हैं 4 एंड 6, तो 3 नंबर आने की ज़्यादा चांसेस हैं रादर देन 2, राइट। तो बोथ आर नॉट इक्वली लाइकली। यहीं पर अपने पास एक और नंबर होता, अपने को फर्क नहीं कौन सा नंबर, काउंटिंग सेम होती तो हम कहते यस बोथ आर इक्वली लाइकली, बट दिस इज नॉट इक्वली लाइकली। आई होप समझ में आया होगा। ओके, नाउ कम टू दिस सेकेंड वन। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न पता है, बैग, झोला, जो आप लोगों के गांव में होता है ना, बोरा जिसमें गेहूं भर के आता है सबके गांव में, दैट इज बेसिकली अर्न, है ना। उस अर्न में रख के उन्होंने 2 वाइट 3 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स, ठीक। हमारे पास सैंपल स्पेस में क्या है, 2 वाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है और 4 ग्रीन बॉल है, और वो उनमें से एक बॉल ड्रॉ कर रहा है, सिर्फ एक बॉल, तो आइदर W1 और W2, रेड 1 रेड 2 रेड 3, ग्रीन 1 ग्रीन 2 ग्रीन 3 ग्रीन 4। गेटिंग अ वाइट बॉल, इवन प्रोबेबिलिटी, इवन इवेंट क्या बेटा, गेटिंग अ वाइट बॉल, तो वाइट बॉल या तो W1 या W2, है ना। गेटिंग अ रेड बॉल, रेड 1 रेड 2 रेड 3, और गेटिंग अ ग्रीन बॉल, तो ग्रीन 1 ग्रीन 2 ग्रीन 3 ग्रीन 4, ठीक। इस तरीके से हमने बना लिया। काउंटिंग्स में फ़र्क पड़ता है कि हमारे पास कितनी काउंटिंग में है, यहाँ पे 4 ग्रीन हैं, 3 रेड हैं और 2 वाइट हैं। तो सबसे पहले हम इक्वली लाइकली पर चलते हैं, क्या ये आपस में इवेंट इक्वली लाइकली हैं। नॉर्मल देखो, एक बैग के अंदर 2 वाइट 3 रेड 4 ग्रीन हैं, ठीक है, तो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, फिर अपना रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी, और फिर वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी और कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स डिफरेंट हैं। सो ऑल दीज 3 इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। हम इसके थ्रू बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो एक तरीके से क्वेश्चंस ही चल रहे हैं, तो समझो आराम से कि हो क्या रहा है। तो ये इवेंट हमारे इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 इवेंट है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, सो यस इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5, मतलब किसी में कोई भी कॉमन नहीं है ना, तो ये हमारे सारे एक्सपेरिमेंट क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि एक दूसरे से कोई इनका लेना देना नहीं है, तो यस इट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन तीनों का यूनियन ले लिया हमने तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तीनों एक्सपेरिमेंट का हमने यूनियन ले लिया, तो या तो वाइट बॉल या ग्रीन बॉल या रेड बॉल, यही तो हमारा सैंपल स्पेस है, तो यस हमें पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो यस इट इज़ योर एग्जॉस्टिव इवेंट, इट इज़ योर एग्जॉस्टिव इवेंट। चलो, थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाई, पेयर ऑफ डाइस मतलब हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस में मैं नंबर ऑफ काउंट करूँ तो टोटल 36 है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे नहीं सबको, बस ऐसे पता चल गया कि टोटल कितना अपने पास 36। तो कह रहा है थ्रोइंग डबलेट, देखो ये छोटे छोटे से वर्ड है ना, ये पता नहीं, डबलेट का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये हमारा इवेंट ए है। थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 10 और मोर, देखो जब मैं 2 डाइस को थ्रो करती हूँ बेटा, तो 6 + 6 मैक्सिमम कितना मिलेगा, 12। 2 डाइस को थ्रो करोगे तो एक की सरफेस पर 6, एक की सरफेस पर 6, उससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता, तो मैक्सिमम सम कितना मिलेगा, 12। वो कह रहा है कि इवेंट बी है थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 10 और मोर, तो 10 आ सकता है, इस इवेंट को यहाँ पर लिखते हैं आराम से, या तो 10 या 11 या 12।
तो 12 के लिए एक इवेंट है 6,6, 11 के लिए बेटा 2 हो गए 5,6 और 6,5 है ना, 5 6 6 5। 10 के लिए देखा जाए तो 4 6 5 5 और 6 4, तो 10 के लिए 1 2 3 बन गए, ठीक, टोटल हो गया। अब यहाँ पर इक्वली लाइकली की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो बोथ आर इक्वल। टोटल सैंपल स्पेस में 36 हैं, जिसमें इसमें 6 नंबर है, इसमें 6 हैं, चाहे सेम चाहे अलग डजेंट मैटर। तो येस बोथ आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। काउंटिंग मैटर कर रही है ना, यहाँ पे दोनों के अकर होने के चांसेस इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, तो येस इट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, साफ दिख गया 6 6 आ गया, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी करने पर अपने को 2 मिल रहे हैं, 5 5 और 6 6, क्लियर। तो ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अच्छा, एग्जॉस्टिव की बात करें तो सैंपल स्पेस में अपने पास कितने हैं टोटल आउटकम्स, 36, इसमें 6 इसमें 6, टोटल 12। हम इनका यूनियन लेके देख भी लें तो क्यों टाइम वेस्ट करना है, टोटल अलग अलग भी हुए तब भी 12 आएंगे। 12 तो वैसे भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि 2 तो कॉमन हो गए, राइट, तो 10 ही आएंगे हमारे पास, तो 36 है, तो ये भी हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। तो बहुत आसानी से यू कैन चेक कि एग्जॉस्टिव है कि नहीं है। समझ में आया सबको, क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन। एक कार्ड ड्रॉ करने की बात हो रही है, अ कार्ड इज ड्रॉन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो इवेंट E1 के लिए कह रहा है गेटिंग अ हार्ट, इवेंट E1 कह रहा है गेटिंग अ हार्ट। टोटल कितने हार्ट्स होते हैं, 30, तो इसके पास 13 है, 13 काउंट लिख दूँ मैं, समझ में आ जाएगा। मतलब हम 13 A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J K Q, गुलाम, बादशाह और रानी, तो इसमें भी 13 आएंगे। स्पेड, इसमें भी 13 काउंट आएंगे, है ना। डायमंड, इसमें भी 13 काउंट आएंगे, और इसमें भी टोटल क्लब में भी 13 काउंट आएंगे। अच्छा, तो ये चारों इवेंट्स में टोटल लाइक 13 13 13 13 हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 52। सो इन चारों इवेंट्स में नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ काउंट बात करें, ऑल आर सेम। तो दीज आर योर म्यूचुअली दीज आर योर इक्वली लाइकली इवेंट्स। सो यस, दिस इज योर इक्वली लाइकली। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे बेटा, ये लाल है और ये काले हैं, 5। इन दोनों का इवेंट्स लेंगे, काले ये लाल है 5, इन दोनों का लेंगे तो ये लाल है काले 5, काले काले का भी लोगे तो स्पेड और क्लब है, लाल लाल का लोगे मतलब सारे बिल्कुल अलग अलग है। तो इनमें से किसी का भी इंटरसेक्शन लेने पर कोई भी इवेंट जो है कंबाइंड नहीं आएगा, सारे अपने आप में अलग अलग हैं। सो ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। अच्छा, इन चारों का यूनियन ले लेंगे तो टोटल 52 कार्ड्स बन जाएंगे, और टोटल 52 कार्ड्स ही अपने पास, तो येस इट इज़ योर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्योंकि उसने हमारे पास 4 तरीके के कार्ड होते हैं, उनको 13 13 के पार्ट में डिवाइड किया होता है, तो उन्हीं को 4 अलग अलग इवेंट बना दिया है। सो ऑल 4 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऑल 4 इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, ऑल 4 इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सो दिस इज द ओनली वन दैट yes yes yes। ओके, फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ अ कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन। यहाँ पर वही 52 कार्ड्स है। गेटिंग अ हार्ट, तो हमारे पास टोटल हार्ट कितने, 13, तो 13 काउंट आ चुका है, ठीक है। गेटिंग अ फेस कार्ड, अब अपने को पता चलना चाहिए व्हाट इज फेस कार्ड्स। मैंने बताया था फेस कार्ड, गुलाम, रानी, बादशाह, मतलब JK Q, जैक, क्वीन, किंग, दीज 3 आर फेस कार्ड्स। एस, जो ए लिखा होता है इसको फेस कार्ड में इंक्लूड नहीं करते। तो हर सूट क्या होता है अपना, क्लब, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड, हर सूट के अंदर 3 फेस कार्ड्स हैं। तो 3 अपना स्पेड में हो गए, 3 अपना डायमंड में हो गए, 3 अपना हार्ट में हो गए, 3 अपना क्लब में हो गए, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 12 फेस कार्ड। तो हमेशा याद रखना टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो ये 12 काउंट है और ये 13 काउंट है, तो ये 12 और 13 डिफरेंट काउंट है। तो दिस इज नॉट इक्वली लाइकली, नंबर ऑफ काउंट अलग अलग हो गए। चलो अब बात करेंगे एग्जॉस्टिव की बात, पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पर हार्ट के अंदर अपने पास JK Q आएगा ही आएगा, है ना। 13 हार्ट इसमें 3 आएंगे। और जब मैंने बोला कि हम यहाँ पर फेस कार्ड्स ले रहे हैं तो बेटा इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें JK Q हार्ट के मिलेंगे, मतलब इट इज़ नॉट 5। सो दिस इज नॉट
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। डन। एंड एग्जॉस्टिव की बात करें तो वैसे पॉसिबल नहीं, 13 ये 12, मतलब सारे अलग अलग भी होते तो 52 तो मिलेंगे नहीं, तो येस इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सो हमने इस पूरे क्वेश्चंस के थ्रू, ये 5 अपने पास अलग अलग है, डाइस की कहानी समझ ली हमने, इसके थ्रू बॉल्स की कहानी समझ ली कि कैसे ड्रॉ करेंगे, पेयर ऑफ डाइस की कहानी समझ ली, और 52 पैक ऑफ कार्ड्स का भी एग्जाम्पल कर लिया। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव इवेंट्स और इक्वली लाइकली। मोस्टली प्रॉब्लम होती है बच्चों को इक्वली लाइकली से, तो नंबर ऑफ काउंट सेम है दोनों एक्सपेरिमेंट्स में, और वो एक ही एक्सपेरिमेंट से हो रहे हैं, एक ही सैम्पल स्पेस से, तो फिर हमारे हो जाएंगे वो इक्वली लाइकली, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओके, अब आ जाओ। 2 dice are thrown. The events A and B and C, okay, are as follows. A दे रखा है getting an even number on the first die, B दे रखा है getting an odd number on the first die, है ना, C दे रखा है getting the sum number of the dice 5। ठीक है, तो 2 dice अपने को दे रखे हैं, तो वो कह रहा है कि फर्स्ट पर क्या चाहिए अपने को, इवन नंबर। तो इवेंट ए के अंदर क्या हो गया, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो 2 यहाँ पर कुछ भी आता रहे, है ना, यहाँ पर सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 4 और 6, तो इसके बनेंगे टोटल 6, इसके बनेंगे टोटल 6 और इसके बनेंगे टोटल 6। ये समझ में आया कि नहीं आया? इवेंट ए के लिए कह रहा है कि हमारे पास 2 डाइस हैं, टोटल आउटकम्स कितने होंगे 36, तो इवेंट ए में सिर्फ हमें वो पिक करने जिनका फर्स्ट नंबर क्या होगा, इवन नंबर और ऑन द फर्स्ट डाई, मतलब 2 4 6, तो 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इवेंट ए की बात करें तो कितना, 18। ठीक है, अच्छा इधर बात करते हैं बी में, ये कह रहा है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो इसकी हम बात करें बेटा तो मतलब 1 के साथ सारे, 3 के साथ सारे और 5 के साथ सारे, है ना, तो यहाँ पर भी 6 बनेंगे, 6 6, तो ये हो जाएगा 18। कैसे, 1 के साथ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, टोटल 6, 3 1 3 2 3 3, सेकेंड डाइस पर तो कोई अपने को है ही नहीं, तो टोटल यहाँ से 6 बनेंगे और टोटल यहाँ से भी 6, तो नंबर ऑफ काउंट इन, टोटल नंबर ऑफ काउंट इन सेट बी कितना होगा, 18। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपने फोकस किया कि हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है उसमें 1 से स्टार्ट होने वाले होंगे 6, है ना, 2 से स्टार्ट होने वाले होंगे 6, 3 से स्टार्ट होने वाले होंगे 6, 4 से स्टार्ट होने वाले होंगे 6, 5 से स्टार्ट होने वाले होंगे 6 और 6 से स्टार्ट होने वाले होंगे 6। क्लियर है, तो टोटल 6 रहेंगे, टोटल कितने, 36। दिस वन पार्ट ऑफ सेट बी एंड 2 4 6 पार्ट ऑफ सेट ए, तो हम यहाँ पर इनका ए यूनियन बी लेते हैं बेटा, क्या मिलेगा, सैम्पल स्पेस, और ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, 5। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या मिल रहा है अपने को, 5, और इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस, मतलब ए और बी अपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी है, साथ ही साथ इक्वली लाइकली, यहाँ पर 18 आ रहे हैं और यहाँ पर भी 18, तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। ओके बेटा, आगे कह रहा है सी गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द बोथ डाई इज 5। ठीक है, तो 5 मिले, एक्सपेरिमेंट सी मैं यहाँ लिखती हूँ, तो 5 कैसे मिल सकता है, 1 के साथ 4 आ जाए, 2 के साथ 3 आ जाए, 3 के साथ 2 आ जाए, 4 के साथ 1 आ जाए, और कोई पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस 5, या लेस देन 5 कर सकते हो, ग्रेटर देन 5। तो हम छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, तो सिर्फ हमारे पास आ रहा है 1 4 2 3 3 2 और 4 1। ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट सी है। तो वो कह रहा है डिस्क्राइब द इवेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हमने बात किया ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा बेटा, सैम्पल स्पेस में से ए को माइनस कर दो, तो आराम से देखो कि जब आप सैम्पल स्पेस में से ए को माइनस करोगे, इस सैम्पल स्पेस में से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 वाले सारे, 3 वाले सारे और 5 वाले सारे, मतलब ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो बेसिकली ये क्या हो गया, इवेंट बी हो गया।
इवेंट बी हो गया, क्योंकि जो हमारा सैंपल स्पेस है वो हमने देखा ए और बी दोनों से मिलकर ही बना है, ए और बी दोनों का यूनियन लिया तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल गया। तो सैंपल स्पेस में से ए हटा देते तो क्या मिलेगा, बी। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए क्या मिल गया है, सेट बी। ओके, दूसरा कह रहा है नॉट बी, ए कॉम्प्लीमेंट नॉट बी, दोनों सेम है, मतलब उनका कहने का मीनिंग नॉट बी मतलब सैंपल स्पेस में से बी को माइनस कर दो, नॉट बी मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो ये मिलेगा अपने पास सेट ए। भाई पूरे सैंपल स्पेस में या तो ए फंसा है या फिर ए, ऐसे सोच सकते हो कि मेरा सैंपल स्पेस है, इसमें से आधा ए है और आधा बी है, सैंपल स्पेस में से ए हटाएंगे तो बी मिलेगा, सैंपल स्पेस में से बी हटाएंगे तो ए मिलेगा, तो नॉट बी मतलब ए। क्लियर। अच्छा, थर्ड वन कह रहा है ए और बी, क्या कह रहा है, ए और बी, तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसका ए यूनियन बी, ए और बी का मतलब ए और बी दैट इज योर सैंपल स्पेस, ऑलरेडी हमने लिख रखा है, राइट। ओके, उसके बाद ये तो हो गया फोर्थ वन ए एंड बी, इसकी हम बात करें फोर्थ वन की, क्या कह रहा है, ए एंड बी, उन दोनों का इंटरसेक्शन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 5, ए एंड बी, ए और बी, ठीक है। फिफ्थ वन कह रहा है ए बट नॉट सी, ए बट नॉट सी, ये आपको आराम से फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि ए लेकिन सी नहीं होना चाहिए, है ना। आ जाओ, फिफ्थ वन ए बट नॉट सी, तो मतलब ए में से हमें माइनस करना है सी इवेंट को, तो ए में क्या था अपने पास, सारे के सारे वो इवेंट जो अपने फर्स्ट राइज पर इवन आते हैं, सारे के सारे वो इवेंट जो एलिमेंट जिनमें फर्स्ट डाइस पर इवन आता है, तो यहाँ पर क्या क्या है, एक तो ये इवन आ रहा है और एक ये इवन आ रहा है, तो टोटल हमारे पास फर्स्ट ए में कितने 18 हैं इवेंट, सैंपल पॉइंट 18 में से इन दो को माइनस कर दो तो अपने पास क्या बनेगा, 2 2 1 2 2 2 2 सॉरी 2 3 माइनस हो गया 2 4 2 5 2 6, ये सारे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लास्ट में 4 1 वाला माइनस हो जाएगा, तो मैं सिर्फ इतना लिखूँ ए माइनस सी दैट इज़ योर 18 में से 2 माइनस कर दिया तो 16, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने थे 18, और हमारे पास यहाँ पर कितने मिल रहे हैं 2, जिनका फर्स्ट डाइस इवन है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को बेटा, ए बट नॉट सी, ठीक है। इसमें कितने आ चुके हैं, 16। आगे कह रहा है बी और सी, ओके, बी और सी, तो इनका यूनियन लेना है, तो बी में कौन से अपने पास इवेंट्स है जो अपना सारे के सारे ऑर्डर से स्टार्ट हो रहे हैं और इनका यूनियन लेना है, तो ये तो आ ही जाएगा, है ना, ये और एक्स्ट्रा में ऐड कर देंगे, तो वो तो सारे आ चुके हैं, उसके साथ साथ 2,3 और 4,1 एक अपना इंक्लूड हो जाएगा, तो पहले बी में कितने थे 18, अभी हमने इसमें 2 और ऐड कर दिए, तो टोटल 20 अपने पास एलिमेंट्स हो चुके हैं। ये बात समझ में आ रही कि किस तरीके से हमें सोचना है बेटा इसमें, इज इट क्लियर। ओके, नेक्स्ट अपने को बोलता है बी एंड सी, अब यहाँ पर कह रहा है बी एंड सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो बी में सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनका फर्स्ट डाई पर ऑड नंबर आता है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये लेंगे और एक हम ये लेंगे, तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट में आ जाएगा 1,4 एंड 3,2, सिर्फ ये 2 इवेंट अपने इसमें आएंगे। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि हम जब B और C का इंटरसेक्शन लेंगे तो दिमाग में पता होना चाहिए कि B क्या चल रहा है, B सारे वो इवेंट्स हैं जिनका फर्स्ट डाइस पर अपना नंबर क्या है ऑड, और तो यहाँ से उनका इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों में जो कॉमन है तो 1,4 और 3,2 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया अपने को, छोटा सा एग्जाम्पल। चलो जी, अब बेसिक पर आते हैं, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये समझो पूरे प्रोबेबिलिटी की जान है, इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। यहाँ से हमें एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, इसको अप्रोच भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ काउंट हम का बात करेंगे अपना सैंपल स्पेस में, और जो अपना इवेंट हमें होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें नंबर ऑफ इवेंट काउंट, नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट करेंगे, बस उसी पर डिपेंड करती है। तो क्लासिकल डेफिनेशन छोटी सी कहानी है, उस पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन है, वही हम डिस्कस करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। If n represents the total number of equally likely, mutually exclusive and exhaustive outcomes of an experiment,
अभी हम पढ़ के आए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है और इक्वली लाइकली क्या है, ठीक है। तो वो कह रहा है एन रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली, हमारा जो सैम्पल स्पेस में सारे जो इवेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरसेक्शन करेंगे तो 5, यूनियन लेंगे तो सैम्पल स्पेस सबका इवेंट अकर होने का इक्वली लाइकली होता है ना। तो एंड स्मॉल m ऑफ देम आर फेवरेबल टू द हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए, मतलब हमें चाहिए इवेंट ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज द वे टू डिनोट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। तो ये क्या है कि हमने लिया एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस, ऐसे लिखो यहाँ पर एन रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, है ना। और वो कह रहा है एम ऑफ देम आर किसमें से, फेवरेबल टू द हैपनिंग ऑफ देन इवेंट ए, मतलब एम मेरे क्या है, फेवरेबल टू इवेंट ए, और एन अपना है टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी एम अपॉन एन, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। कैसे याद रखना है इसको, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, बस ऐसे याद रखना है। फेवरेबल अपॉन टोटल, ए के प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है तो ए के फेवर में जितने पॉसिबल अपने पास आउटकम्स हैं वो, एंड डिवाइड में टोटल आउटकम्स इन दैट सैम्पल स्पेस। सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ थोड़ा सा और कि इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर इन दैट इवेंट ए डिवाइड बाय नंबर इन दैट सैम्पल स्पेस, है ना। सेम ही सेम सिचुएशन है। तो वेयर एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस एंड एन ए डिनोट्स द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू द हैपनिंग ऑफ ए। अभी जो बात की थी, लिखने का तरीका डिफरेंट हो गया कि ए में जितने नंबर हैं दैट इज डिवाइड बाई सैम्पल स्पेस में जितने नंबर हैं। तो जो जिस तरीके से मैं याद रखती हूँ फेवरेबल अपॉन टोटल, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो सिंपल फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल फॉर जो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालने उसके होने के लिए क्या फेवरेबल सिचुएशन से डिवाइड बाई टोटल, तो वहाँ से निकलेगा प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब मैं आपको जो भी एग्जांपल्स बात कर रहे थे हम लोग इन जनरल, कि आप कहते हो कि एक बैग में 5 वाइट 5 ग्रीन है ना, वाइट और ग्रीन आ गया। सो एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी तो वो तो छोड़ो, एक बॉल ग्रीन निकालने की, तो ग्रीन के लिए कितने फेवरेबल सिचुएशन है 5 और टोटल कितने 10, तो 5/10 1/2, तो 1/2 मतलब हाफ प्रोबेबिलिटी, और हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं 50% चांसेस है, मतलब 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज निकलता है, तो 50% चांस है। तो वही काम करते हैं हम अपना जनरली, बट वो हमारे एक आदत में आ चुका है, अभी हम उस चीज़ को मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके एक बैग में 100 वाइट बॉल है, 2 रेड बॉल है, वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 100/102, टोटल तो 102 है, वाइट सिर्फ 100 है, तो 100 फेवरेबल सिचुएशन है और 102 टोटल हैं, तो 100/102। और मैंने कहा रेड बॉल आने की, तो 2 रेड बॉल है, तो 2 फेवरेबल सिचुएशन 2 डिवाइड बाई 102। क्लियर है? चलो, द इवेंट ए डज नॉट हैपन इज डिनोटेड बाई ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपको बता चुके हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे? तो अभी हमने क्या बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट इज सैम्पल स्पेस माइनस ए, प्रोबेबिलिटी लिया दोनों, मतलब इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज ऑलवेज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको लिखने का तरीका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये अपने को याद होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि सपोज करो एक इवेंट ई है ना, ये हमारा एक इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, मतलब किसी भी इवेंट की होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से बड़ी नहीं होगी। 1 कब होगा? जब हमारा सैम्पल स्पेस का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दैट इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकालेंगे दैट इज 0,
अदरवाइज प्रोबेबिलिटी जो अपनी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में प्ले करती है, ठीक है। यहाँ से एक बात कर ली, तो यहाँ से एक और अपने पास सामने आ गया रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 1। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, डन है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। समझ लो प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक थ्योरी है ना, दैट वी हैव कंप्लीटेड। अब डिपेंड करेगा भांति भांति के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ डायमंड। यहाँ पर 5 अपने को क्वेश्चन दे रखे हैं, चलो एक एक करके काम करते हैं, है ना। पहला कि वो क्या कह रहा है, एक कार्ड, कितने कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ हमने 1 कार्ड इज ड्रॉन, है ना। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन अ सैंपल स्पेस इज 52, एक ही कार्ड ड्रॉ करेंगे तो 52 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब हमारा इवेंट क्या है, इवेंट ई की मैं बात करूं तो ये क्या है बेटा, गेटिंग अ डायमंड, गेटिंग अ डायमंड कार्ड की बात हो रही है, असली डायमंड की बात नहीं हो रही है ना। तो कितने पॉसिबल आउटकम है, डायमंड कार्ड कितने होते हैं, 13 रेड कार्ड होते हैं। तो मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई कितने बेटा, 13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ई कितना होगा, 13 अपॉन 52। टोटल पॉसिबल सॉरी फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, सो दिस इज 1/4। डायमंड कार्ड के आने की कितनी सिचुएशन है, 13। टोटल 13 डायमंड कार्ड्स है, तो फेवरेबल कितने हो चुके, 13, और टोटल कितनी है 52, तो फेवरेबल अपॉन 52, ठीक है। नॉट एन एस, मजे ले रहा है आपके, नॉट एन एस, एस पता है सबको, नॉट एन एस, एस का मतलब है ए। वो कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट, तो हमें निकालना क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए is 1 minus probability of getting ace। A क्या अपना इवेंट, getting an ace। A इवेंट क्या है, getting an ace कार्ड। अब मुझे बताओ कि फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, टोटल 52 कार्ड्स हैं, कितने ए होते हैं, 4, एक स्पेड, एक क्लब, एक डायमंड, एक हार्ट, तो टोटल 4 हमारे पास एस होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम फॉर गेटिंग एन एस 4, और सैम्पल स्पेस कितना है बेटा अपने पास, 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज योर फेवरेबल अपॉन टोटल विच इज़ 1/13। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे 13, 13 माइनस 1 विच इज़ 12/13। देखो ये 1 से कम है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है किसका, नॉट एन एस का, 12/13। कितना आंसर हो चुका बेटा, 12/13। डन है, समझ में आ गया, 12/13। सो ये अपने को खुद रिकॉग्नाइज करना है, क्वेश्चन ने नहीं कहा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एस, नॉट एन एस। नॉट एन एस का मीनिंग क्या हो गया, वही कि हमें अपना एस नहीं चाहिए, तो पहले एस की प्रोबेबिलिटी निकाली और उनमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे से घूर के देख रहे हैं, मैम आपकी आंखों को क्या हो गया, आज मेरा स्पेक्स गुम हो गया, तो बिना स्पेक्स के पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी हर सिचुएशन का सामना करना चाहिए, राइट। चलो दिखता ज़रूर है पर सर दर्द होता है, बस इतना सा होता है। अब ब्लैक कार्ड है ना, तो वो कह रहा है ब्लैक, उसने बता दिया, देखो कितना शरीफ है क्वेश्चन, बता के जा रहा है कि स्पेड और क्लब हमें पता है। कह रहा है कि हमें एक ब्लैक कार्ड ड्रॉ करना है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इवेंट ए जो मैंने लिया वो क्या है, गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, एक ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे ए में, तो कितने आएंगे, टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं बेटा, 26। भाई हम ऐसे देखा जाए तो 13 स्पेड, 13 क्लब, टोटल ब्लैक कार्ड बोला, उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो ये आ चुका है 1/2। भाई आधे ब्लैक और आधे लाल, तो काला आने का प्रोबेबिलिटी क्या, आधा, लाल आने की प्रोबेबिलिटी आधी, ठीक है। 4 नॉट अ डायमंड, फिर से इसने नॉट की बात कर दी, चलो जी, नॉट अ डायमंड,
तो हम पहले क्या कहेंगे कि एक इवेंट ले लिया, दैट इज गेटिंग अ डायमंड, है ना। हम इवेंट ए लेंगे तो इसका मतलब ये ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए क्या होगा ना, फेवरेबल आउटकम टू दैट इवेंट ए और फेवरेबल टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल तो हमें पता है दैट इज 52। इवेंट ए गेटिंग अ डायमंड, कितने डायमंड्स होते हैं 30, तो ये आ चुका है 1/4। और ऑलरेडी हमने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया था गेटिंग अ डायमंड, तो इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ से हम लिख भी सकते थे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, बाकी हम यहाँ पे कर ही चुके हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4। सो नॉट गेटिंग अ डायमंड, नॉट अ डायमंड, हमें डायमंड नहीं चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। क्लियर। एंड द लास्ट वन नॉट अ ब्लैक कार्ड, फिफ्थ वन कह रहा है नॉट अ ब्लैक कार्ड, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल में से मतलब बेसिकली 1 माइनस व्हेन वी आर गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, वो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक कार्ड is equal to 1 minus probability of getting black card, right? So 1 minus black card getting 1/2, so this is 1/2। भाई हम ब्लैक कार्ड नहीं मिलेगा तो रेड कार्ड मिलेगा, नहीं तो हम सिंपल रखेंगे अपना क्वेश्चन कि वी आर नॉट गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, सो बेसिकली 1 माइनस व्हेन वी आर गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड फाइंड आउट करने गेट ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, सो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, वन मोर क्वेश्चन हम बात करते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब ये कहता है ना, इसका मतलब ऑल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, ठीक है, अभी तक उसने कोई इवेंट नहीं बताया। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नीदर अ हार्ट नॉर अ फेस कार्ड, आराम से समझो। अब नीदर अ हार्ट तो मतलब हार्ट, एक्सपेरिमेंट लिखते हैं इस तरीके से कि ए इवेंट लिया गेटिंग अ हार्ट, गेटिंग अ हार्ट दैट इज एन इवेंट ए, ठीक है, और फेस कार्ड तो बी मैंने लिखा गेटिंग अ फेस कार्ड, है ना। अब क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी नीदर अ हार्ट नॉर अ फेस कार्ड, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पर मैटर करेगा कि आपको कितने अच्छे तरीके से वेन डायग्राम के साथ आपकी बनती है। तो हम अभी बात करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से देखा जाए इसका मीनिंग क्या है। सपोज करो सिंपल हम लोग वेन डायग्राम में मूव कर गए, ये ए इवेंट ये बी, सेट ए सेट बी, वो कह रहा है नॉट सेट ए, तो नॉट मतलब इवेंट ए के बाहर की बात और इवेंट बी के बाहर की बात, उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो भाई ये बात कर रहा है वो, ये बात क्लियर हो गई कि ये कहना क्या चाह रहा है, ना तो मुझे इवेंट ए चाहिए ना ही इवेंट बी चाहिए, इवेंट ए के कॉम्प्लीमेंट और इवेंट बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, मतलब नाइदर ए नॉर बी, है ना। तो ना तो ए चाहिए, दिस इज ए, और ना ही उसको बी चाहिए। तो सैंपल स्पेस में से इसका मीनिंग क्या हो गया कि टोटल सैंपल स्पेस में से हमने माइनस कर दिया कौन सा, ए यूनियन बी। ये पूरा अपना ए यूनियन बी है, तो पूरा सैंपल स्पेस में से इसको माइनस कर देंगे तब हमें ये चीज़ मिलेगी। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? ये सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले तो इसको लिखना सीखा कि ये क्या कह रहा है, और फिर हमने यहाँ से सीखा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका मीनिंग ये है नाइदर ए नॉर बी। टोटल में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से देखा जाए ना तो ए चाहिए ना बी चाहिए, फिर तो हमारा बाहर का बच गया। तो ये ड्रॉ करके हमें समझ आ गया। तो अब हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1 माइनस वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब आ जाओ, ए यूनियन बी का फॉर्मूला पड़ा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें, बेसिकली इसको पूरे को सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं, मतलब पूरे को मैंने सैंपल स्पेस से डिवाइड किया
बिल्कुल बच्चों वाली बात हम बात करें, ठीक, तो ये क्या बन गया बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और दिस इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पर आएंगे, हर बार इतना काम नहीं करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब आ जाओ, हमें पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तब जाकर के हम निकाल पाएंगे। तो नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए क्या है, गेटिंग अ हार्ट, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गेटिंग अ हार्ट, कितने हार्ट होते हैं 13, तो फेवरेबल आउटकम 13 डिवाइड बाय फेवरेबल टोटल आउटकम 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट बी, गेटिंग अ फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड अभी मैंने बताया था हर सूट में 3 होते हैं, तो 3 3 3 3 4 टाइम, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 12 और टोटल आउटकम 52। तो 4 से डिवाइड करें 3 और 4 से करेंगे तो 1 और 3/13 आ चुका। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया कि गेटिंग ऑफ फेस कार्ड, तो हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं और टोटल सैंपल स्पेस 52। गेटिंग अ डायमंड गेटिंग अ हार्ट, तो टोटल 13 डिवाइड बाय 52। अब हमें चाहिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, हार्ट और फेस कार्ड। तो 3 फेस कार्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। भाई हमारे हार्ट में क्या आता है, एस 1 एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे के क्यू। तो जे के क्यू 3 फेस कार्ड्स है, तो इन तीनों में हम लोग बात करें तो जे के और क्यू हमारे इन तीनों में दोनों में कॉमन होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फेस कार्ड्स है तो यहाँ पे 3 हार्ट हैं, तो यहाँ पर टोटल फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम 52। ये बात समझ में आ गई, ये चीज़ें निकाल दी आपने। तो यहाँ पर रखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैं रखती हूँ 13/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 12/52 माइनस ए इंटरसेक्शन भी 3/52। कैंसिल करके कोई फ़ायदा नहीं बेटा, अब एलसीएम लोगे दैट इज़ 52, तो 13 + 12 - 3, तो ये हो गया 13 - 3 10, 10 + 10 20 22 डिवाइड बाई 52 1 26, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये निकल गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज 11/26। तो यहाँ पर 1 - 11/26, तो ये हमने 26 एलसीएम लिया, 26 - 11 तो 515। तो इस क्वेश्चन का ये अपना आंसर हो चुका है 15/26। वेरी नाइस क्वेश्चन, पे स्टार मार्क लगाओगे और क्वेश्चन अभी क्लास के बाद आप लोग इसको खुद रिवाइज करोगे। नीदर अ हार्ट नॉर अ फेस कार्ड, तो हमने निकाला उसको देख करके, इसका मतलब 1 - व्हेन हार्ट और क्या होना चाहिए फेस कार्ड, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाली, हार्ट फेस कार्ड, और जब वो दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो 3 फेस कार्ड्स विच आर हार्ट, तो 3/52, तो 1 में से उसको माइनस कर दिया यूनियन बी को। तो आज अपने को ये फॉर्मूला पता चला है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर है, बात समझ में आ गई बेटा कि कैसे हमें काम करना है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके सामने, वेरी सिंपल, यहाँ पर अपने को कुछ काम नहीं करना ज़्यादा। 4 डाइस आर रोल, 4 डाइस रोल किया है, तो ऐसे सोचो जब हम 1 डाइस रोल कर रहे थे तो टोटल सैंपल स्पेस कितना था 6, जब 2 डाइस रोल किया तो 36, 6 × 6, तो आपको यहाँ बोला है कि 4 डाइस रोल किया है, ठीक है। तो मैं सैंपल स्पेस की बात करूँ तो कितना होगा 6 × 6 × 6 × 6। The number of possible outcomes in which at least 1 dice shows 2, at least 1 dice shows 2। तो एक तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया, वो कह रहा है at least 1 डाइस जो है अपने को shows 2। तो हम लोग 4 डाइस थ्रो कर रहे हैं, है ना, तो उसका कहने का मतलब इन चारों में से कहीं पर एक जगह 2 आ जाए। तो एटलीस्ट वाले क्वेश्चन मैंने कैसे बताए थे कि टोटल माइनस व्हेन नो डाइस शोज 2, तो ये हो जाएगा टोटल माइनस व्हेन नो डाइस शोज 2। जब एटलीस्ट की बात आती है तो हम बात करते हैं कि टोटल में से वो केसेस को माइनस कर दो जब हमारे डाइस 2 शो
नहीं करेंगे तो टोटल कितना बेटा 6 to the power 4 माइनस नो डाइस शोज 2, मतलब इस प्लेस के लिए हमारे पास ऑप्शन है 1 3 4 5 6, 2 हम रख ही नहीं रहे, तो इस प्लेस के लिए 5, इस प्लेस के लिए 5, अगले के लिए 5, अगले के लिए 5, तो हम अपने पास हो गए 6 to the power 4 माइनस 5 to the power 4। अब इसको करेक्ट आंसर चाहिए तो ऐसे करेंगे 6 स्क्वायर की पावर 2 माइनस 5 स्क्वायर की पावर 2, तो ये हो गया है 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ब्रैकेट 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम बात करें 6 माइनस 5, 6 प्लस 5, और इधर हमें करना ही पड़ेगा 36 प्लस 25, तो ये तो बन गया 1 इंटू दिस इज 11 इंटू ये कितना हो गया 6 5 1 और ये 6, तो 61 इंटू 1 1, तो 61 61, तो हो गया 176, तो 671, ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन। वो कह रहा है कि एटलीस्ट 1 डाइस शोज 2, तो ऐसे में करना पड़ता है एक पर आए या दोनों पर आए या तीनों पर आए या चारों पर आए, बहुत सारा टाइम लगता है, तो जब भी एटलीस्ट की बात आएगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे, टोटल में से वो केसेस माइनस कर दो जब किसी भी डाइस पर शोज नहीं करेगा 2, तो हमारे पास वही पॉसिबल आउटकम्स बचेंगे जब एटलीस्ट एक डाइस पर तो 2 शो करेगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? चलो तो आज की क्लास फिनिश। आज की क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बाकी की सारी छोटी छोटी डेफिनेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और अपना क्या इक्वली लाइकली के बारे में डिस्कस किया है, एंड क्लासिकल डेफिनेशन क्या होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया? बहुत कम क्वेश्चन किए हैं, अगली क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और छोटी मोटी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सो सबको ये क्लास देखनी है, रिवाइज कर रहे हैं, और जिसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वीक है बेटा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, इज इट क्लियर? विदाउट रिवीजन इन मैथमेटिक्स इज नथिंग, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, रटने से याद करने से कुछ नहीं होगा, सबको पता है। सो अगली क्लास में भी हम लोग प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं। सो यू कैन कमेंट मी वॉट एवर यू वांट टू से, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।